उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और थौलदार ब्लॉक के पूर्व प्रमुख ज्योत सिंह बिष्ट आजकल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बुकलेट लेकर गांव-गांव जाकर युवाओं से मिल रहे हैं। एक खांटी कांग्रेसी नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ब्रोशर को लेकर जनता के बीच जाता देख लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। थौलदार ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद धनोल्टी विधानसभा से उत्तराखंड सरकार में प्रतिनिधित्व करने की चाहत को लेकर इन दिनों ज्योत सिंह बिष्ट धनोल्टी में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद अब तक कुछ भी प्रयास न होने से नाराज चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर कांग्रेसी नेता को खासी उम्मीदें नजर आ रही हैं, किंतु धरातल पर उनकी इसकी जानकारी न होने का आरोप लगाते हुए खुद इस कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। कांग्रेसी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने बताया कि भाजपा सरकार बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की प्रसिद्धि को भी कोरोना संक्रमण के दौरान भुनाने में जुटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सरकार यह संदेश देना चाहती है कि नामी गिरामी हस्तियां भी अमिताभ बच्चन को जब कोरोना हो सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पक्षधर होने के साथ ही कांग्रेसी नेता को सरकार की कुछ योजनाओं से नाराजगी भी झलकती है। आइए जानते हैं कि कहां और किस बात से नाराजगी को लेकर कांग्रेसी नेता जनता के दरबार में अपनी फरियाद लेकर उतर रहे हैं। कोरोना हो गया, आप कुछ कहते थे। देखिए, अमिताभ बच्चन भी बड़ी हस्ती है और जब उनके साथ कुछ भी होता है तो वो एक इवेंट बनता है। अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होने के बाद सरकार को एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है कि साहब लोग ये कहेंगे या सरकार के कुछ लोग जो सरकार की कमियों को ढकना चाहेंगे कोरोना की संक्रमण की रोकथाम में, वो कहेंगे कि साहब जब अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को कोरोना हो सकता है तो फिर हम क्या हैं। इस ढंग का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार अगर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को सही तरीके से अंजाम देने का काम करती तो उनको 30 जनवरी को जब कोरोना का पहला केस आया था उस दिन से सोच लेना चाहिए था कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कायदे से हो। 19 मार्च तक 64,000 लोग भारत में बाहर से आए जो कि कोरोना लेकर के आए। कोरोना भारत में नहीं पैदा हुआ, तो उन पर अगर सही जांच होती तो कोरोना देश में नहीं फैलता। जमातियों को अगर निजामुद्दीन थाने की पुलिस समय पर रोकथाम कर देती तो कोरोना नहीं फैलता। प्रवासियों को अगर भारत के प्रधानमंत्री लॉकडाउन से पहले घर आने देते तो कोरोना नहीं फैलता। ये कुछ घटनाक्रम हैं जिन्होंने कोरोना को फैलाया है और इसमें सरकार के जो फैसले हैं वो सीधे सीधे रूप से दोषी हैं। लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले कुल मिलाकर के 5 लाख नौजवान जिनकी उम्र 18 से और 50 साल के बीच की है वो बेरोज़गार होकर के घर आए हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है और 4 महीने का समय बीत गया। इन 4 महीनों में वो लोग बेरोज़गार होकर के बैठे हैं। उनके परिवार को जो उनकी नौकरी से पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो गया, उनका जेब खर्च बंद हो गया और वो आज हतप्रभ जैसी स्थिति में। सरकार ने 15 मई के आसपास मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो लॉन्च की, उस योजना को लॉन्च करने के बाद उसका जो अगला कदम होना चाहिए था कि उस योजना की जानकारी प्रत्येक गांव में आए उन बेरोज़गार नौजवानों को मिले, तो सरकार ने उस पर काम नहीं किया। वो लोग सब क्योंकि राज्य से बाहर से आए हैं, वो राज्य सरकार के योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, केंद्र सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के बारे में नहीं। धनोल्टी है, मैंने धनोल्टी में के बेरोज़गार नौजवानों को वहाँ पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो अलग अलग विभाग से संबंधित स्वरोजगार के गुंजाइश है जिन क्षेत्रों में, उसकी एक बुकलेट बना करके उनको बांटने का काम कर रहा हूँ, उनको एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा हूँ। और अगले चरण में इस जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैं धनोल्टी विधानसभा में 10 वर्कशॉप आयोजित करके उन न्याय पंचायत स्तर पर उनको वहाँ पर बुला करके उनको विभागीय स्तर की जानकारी कुछ विषय विशेषज्ञों के माध्यम से दिलाने का। ये कि हम कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है, भाजपा में भी गुटबाजी है और दूसरी पार्टियों में भी गुटबाजी है और ये गुटबाजी समय समय पर बाहर आती है तो फिर वो खबरें बनती हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है एक विपक्ष के रूप में, जिस सवाल को मैं स्वरोजगार के सवाल को खड़ा कर रहा हूँ, हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक अच्छी स्कीम है, लेकिन जब तक वो लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुँचेगा तो उसका अच्छे होने का अच्छे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सरकार के काम पर केवल उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि सरकार के भरोसे रहने के बजाय मैंने जो ये हैंडमिल बना करके बांटने की पहल की है वो अपने आप में सरकार को
दिशा देने का और सरकार के आंख कान खोलने का काम किया। हमने केवल कमियां नहीं बनाई, बल्कि अपना जो हमारा दायित्व था हमने उस पर काम शुरू कर दिया। देखिए, अभी जो आपका सवाल है, सवाल तो बड़ा मौजूद है, लेकिन इसमें वक्त बहुत है। फिर भी आपने सवाल किया। धनोल्टी विधानसभा में सबसे पहले तो माँ सुरकंडा का आशीर्वाद। वहाँ पर धनोल्टी अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, केम्प्टी फॉल दूसरा पर्यटक स्थल है, वहाँ पर नाग टिब्बा जहाँ पंतवाड़ी के ऊपर गॉड ब्लेज भी बना हुआ है, वो अपने आप में तीसरा पर्यटक स्थल है। और इधर गंगा घाटी में जब आप आते हैं तो टिहरी डैम का रिजर्वायर हमारा एक बड़ा पर्यटक स्थल है। तो मैं कह सकता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं देश की उत्तराखंड की किसी विधानसभा के बजाय धनोल्टी में बहुत बेहतर है। हमारे पास सकलाना जब हम देहरादून से चलते हैं, उस क्षेत्र में भी जो ग्रीनरी और जो ब्यूटी है, प्रकृति का जो सुंदरता है, वो अपने आप में एक पर्यटन का स्थान है। तो पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर रोजगार की बड़ी संभावना है, जिसको कि आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो ये लोग नहीं कर पाए, जो प्लान बिल्कुल उस पर काम ही नहीं हुआ। आज 2005 में टिहरी डैम का रिजर्वायर जो बन करके भर गया था 2006 में, 14 सालों में अगर उस पर काम होता और उस रिजर्वायर के 42 वर्ग किलोमीटर के रिजर्वायर के चारों तरफ 4 से 5 ऐसे एलोरा की गुफा जैसे और अजंता जैसे वो पर्यटक स्थल बनते, जहाँ पर कि लोग पर्यटक आकर के रुकते, तो वहाँ पर वोटिंग से भी रोज़गार मिलता। वहाँ पर जो है उन क्षेत्रों में कई लोगों को रोज़गार मिलता है, जिस पर काम नहीं हुआ। दूसरा, सुरकंडा जो सिद्धपीठ जिसको माना जाता है, वहाँ पर अगर 10 साल पहले ट्रॉली लग गई होती, वहाँ पर पार्किंग बन गई होती, ऐसे ही धनोल्टी में जिस ढंग से इको पार्क बना, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा हो जाती और केम्प्टी फॉल में पार्किंग की सुविधा ढंग से हो जाती, तो निश्चित रूप से यहाँ से रोजगार के अवसर है। हमारा जो धनोल्टी से मोरियाना होते हुए नाग टिब्बा एक फॉरेस्ट रोड है, अगर इसको गाड़ियों के चलने लायक बना दिया जाता तो यहाँ पर भी पर्यटन से असीम हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो हमारी समस्या रोजगार है। पलायन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है। और धनोल्टी के 8000 लोग इस समय प्रवासी बाहरी क्षेत्र से अपने गांव घर में आए हैं। उनको 8000 को नहीं, बल्कि यहाँ पर 20,000 लोगों को हम रोजगार देने की स्थिति में है। अगर इस दिशा में काम किया जाए तो पहली प्राथमिकता मुझे ये लगती है। खुले हुए थे, उनको मजबूत करने के बजाय, उनको सुविधायुक्त बनाने के बजाय उनको बंद करने का काम किया। आप देखिए, हमारे राज्य से 1,70,000 लोग बाहर गए, जिनमें मेसन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है। और हम अगर नौजवानों को जो बाहर से आए उनको उससे ITI में उनकी ट्रेनिंग करा करके उनको इस क्षेत्र में डालते हैं तो वो बड़ा रोजगार है। तो सवाल ये है कि राज्य में पलायन को रोकने के लिए केवल धनोल्टी में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में पलायन को रोकने के लिए ITI के सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, और तब जाकर के उद्योग धंधों से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक कर लेंगे, हेल्थ का सिस्टम ठीक कर लेंगे। अब मैं देख रहा हूँ त्रिवेंद्र सरकार एक शोर मचाती है कि साहब हमने सब अस्पतालों में डॉक्टर भेज दिए। डॉक्टर भेजे, लेकिन अगर वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं होगा, अगर वहाँ पर टेक्नीशियन नहीं होगा, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं होगा, ब्लड टेस्ट वाला नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर क्या कर लेंगे? तो इन चीज़ों को सुधार अगर जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम आधा अधूरा और केवल लोगों को गुमराह करने वाला बयान उनको भी कोरोना हो गया, आप कुछ करते? सरकार को कर्जा स्वीकृत करने के लिए जो शर्त लगाई, उसमें 2 महीने का लॉकडाउन और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त थी। और उस शर्त पर भारत सरकार ने जब अपनी सहमति दी कि हम बिल्कुल इन शर्तों का पालन करेंगे, तो 29 मार्च को विश्व बैंक ने वो कर्जा पास किया और 2 अप्रैल को मिला। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को पहली बार टेलीविजन पर आकर के जनता कर्फ्यू की बात करी, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी का और विश्व बैंक के बीच में, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में ये शर्तें आपस में तय हो गई थी कि हम 2 महीने का लॉकडाउन करेंगे और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, तो विश्व बैंक के से लिए गए कर्जे की शर्तों के अनुसार गुजर रहे हैं। मेरा पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो उसमें आधी अधूरी 1/3 वाली स्टेज पे चल पाएंगे, ये अनुमान भी उनको होना चाहिए। तो उसके साथ जो देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग उन संस्थानों में काम करते हैं और जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, जिनके संस्थानों के बंद होने पे मालिक बगैर नोटिस के हटा देता है,
तो लॉकडाउन में वही हुआ। और हमारे उत्तराखंड के लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। 10 में से लगभग 5 लाख लोग मोटा मोटा जो हमारा अनुमान ऐसे थे जो प्रवासी थे और वहीं पर उनका पारिवारिक सेटअप पूरा का पूरा था। तो सरकार को कर्जा स्वीकृत करने के लिए जो शर्त लगाई उसमें 2 महीने का लॉकडाउन और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त थी। और उस शर्त पर भारत सरकार ने जब अपनी सहमति दी कि हम बिल्कुल इन शर्तों का पालन करेंगे, तो 29 मार्च को विश्व बैंक ने वो कर्जा पास किया। हम अगर कहीं पर एक बिल्डिंग बना करके और उसको एक अच्छा सा नाम दे दें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों का इस मामले में मास्टरी है, तो मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ पर अगर हमने ग्रोथ सेंटर बनाया है तो उस ग्रोथ सेंटर में भविष्य में क्या कोई कर्मचारी रह करके वहाँ पर कोई लोगों को जो जानकारी चाहते हैं, लोग जो ट्रेनिंग चाहते हैं, लोग जो वहाँ पर मार्केटिंग की फैसिलिटी चाहते हैं, क्या सरकार वो सब करने वाली है? इस पर तो मुख्यमंत्री जी ने कोई खुलासा किया नहीं। ये शुरुआत ठीक है, लेकिन उस शुरुआत में केवल बिल्डिंग बना करके इतिश्री कर देना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च कर देना, उसकी जानकारी लोगों तक न होना, उसके अगले चरण का काम न करना, ये आधे अधूरे काम है। और ये जिस 1 साल तक मुझे राज्य में पर्यटन की संभावनाएं दिखाई नहीं देती है, जो पहले से परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में मोटरसाइकिल देकर के उस मोटरसाइकिल पर जाएगा कौन? सवाल ये। तो ये समस्याएं हैं, इनका राज्य सरकार इस समय एक सेक्टर है बड़ा, हमारे राज्य में सब्जियां राज्य से बाहर से आती हैं, हम उसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारे राज्य में जो मशरूम उत्पादन होता है उसकी मार्केटिंग की पूरी गुंजाइश है, उसमें उस सेक्टर को ढूंढना चाहिए था जो हम जिससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। उस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही। हम अगर कहीं पर एक बिल्डिंग बना करके और उसको एक अच्छा सा नाम दे दें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों का इस मामले में मास्टरी है, तो मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ पर अगर हमने ग्रोथ सेंटर बनाया है तो उस ग्रोथ सेंटर में भविष्य में क्या कोई कर्मचारी रह करके वहाँ पर कोई लोगों को जो जानकारी चाहते हैं, लोग जो ट्रेनिंग चाहते हैं, लोग जो वहाँ पर मार्केटिंग की फैसिलिटी चाहते हैं, क्या सरकार वो सब करने वाली है? इस पर तो मुख्यमंत्री जी ने कोई खुलासा किया नहीं। ये शुरुआत ठीक है, लेकिन उस शुरुआत में केवल बिल्डिंग बना करके इतिश्री कर देना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च कर देना, उसकी जानकारी लोगों तक न होना, उसके अगले चरण का काम न करना, ये आधे अधूरे काम है। और ये जिस 1 साल तक मुझे राज्य में पर्यटन की संभावनाएं दिखाई नहीं देती है, जो पहले से परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में मोटरसाइकिल देकर के उस मोटरसाइकिल पर जाएगा कौन? सरकार को कर्जा स्वीकृत करने के लिए जो शर्त लगाई उसमें 2 महीने का लॉकडाउन और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त थी। और उस शर्त पर भारत सरकार ने जब अपनी सहमति दी कि हम बिल्कुल इन शर्तों का पालन करेंगे, तो 29 मार्च को विश्व बैंक ने वो कर्जा पास किया और 2 अप्रैल को मिला। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को पहली बार टेलीविजन पर आकर के जनता कर्फ्यू की बात करी, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी का और विश्व बैंक के बीच में, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में ये शर्तें आपस में तय हो गई थी कि हम 2 महीने का लॉकडाउन करेंगे और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, तो विश्व बैंक के से लिए गए कर्जे की शर्तों के अनुसार गुजर रहे हैं। मेरा पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, तो उसमें आधी अधूरी 1/3 वाली स्टेज पे चल पाएगी, ये अनुमान भी उनको होना चाहिए। तो उसके साथ जो देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग उन संस्थानों में काम करते हैं और जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, जिनके संस्थानों के बंद होने पर मालिक बगैर नोटिस के हटा देता है, तो लॉकडाउन में वही हुआ। और हमारे उत्तराखंड के लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। 10 में से लगभग 5 लाख लोग मोटा मोटा जो हमारा अनुमान ऐसे थे जो प्रवासी थे और वहीं पर उनका पारिवारिक सेटअप पूरा का पूरा था। तो 63,000 लोग लॉकडाउन से पहले घर आ गए।
2,69,000 लोगों ने सरकार के पास जो उनका ऐप जारी किया था सरकार ने, उस पर घर आने के लिए आवेदन किया। और 1.5 लाख लोग जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ राज्य में बेरोजगार हुए, जिनको उस ऐप पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिनको अंतर जनपदीय परिवहन करना था, वो अलग थे। आज की तारीख में जब फिर से कारोबारी गतिविधियाँ शुरू होंगी तो उनमें से 40 से 50% लोग वापस जाएंगे, तो फिर भी 2.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको कि रोजगार की जरूरत होगी। मैं मूल रूप से धनोल्टी विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ पर इस चीज़ का बाकायदा अध्ययन किया, प्रवासियों के साथ घर वापसी की लड़ाई लड़ने से लेकर के, और फिर 5 मई से उन पे स्वरोजगार की आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। कागजों में उसकी घोषणा हुई, लेकिन उसमें प्राविधान क्या है, उसकी बुकलेट भी छपी, लेकिन वो लोगों के गांव तक अभी तक नहीं पहुंची। 2 महीने का समय गुजर गया और वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है क्या, उस पर आवेदन कैसे करना है, उससे क्या क्या लाभ मिलेंगे, जो प्रवासी हैं जिनके लिए वो योजना बनाई गई। मैं धनोल्टी विधानसभा के लगभग 45 गाँव का भ्रमण कर चुका हूँ, और मैं जब लड़कों से पूछता हूँ तो वो उनका जवाब होता है कि साहब हमको नहीं जानकारी है। जो कस्बे के नज़दीक के गाँव हैं केवल वो बताते हैं कि साहब हमने उसमें आवेदन किया। तो जो पहले से चिट्ठी भेजने के अलावा मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भेजी, और उसके साथ ये एक जो उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर तलाश करने की दिशा में एक विनम्र प्रयास में जिस किस्म के रोजगार की संभावनाएं हैं उनमें से अपने लिए रोजगार तलाश कर सके। मैं उनको ये भी समझा रहा हूँ कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आप अपना पिछले काम का अनुभव देख लीजिए, आप अपने संसाधन देख लीजिए और अपनी रुचि देख लीजिए। उसके बाद कोई रोजगार तलाश करके, बल्कि जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देशित करिए कि वो इस योजना का प्रचार प्रसार करें। जो पुरानी 20-30 साल से चल रही स्वरोजगार परक योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार करें, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार करें। और उसके लिए मेरी मांग है कि राज्य सरकार जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर और न्याय पंचायत के मुख्यालय पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करे और उनके माध्यम से इन नौजवानों को स्वरोजगार की सही राह दिखाए, और इनको जहाँ जहाँ पर इनकी काम अटक रहे हैं वहाँ पर उनको कैसे काम आगे बढ़ाना है अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से मदद कर। ध्यानी एक महिला रिकनी खाल में 23 साल की लड़की प्रसव के दौरान उसका मृत बच्चा पैदा हुआ, फिर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस पर हमने एक वेबिनार करने के बाद 11 जुलाई को उसकी 13वीं दिन लगभग 500 जगह पर दीपक जला करके उसको श्रद्धांजलि देने के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हालात है उसको जानने की बात करें। तो उसी में कल से हरेला के पर्व से हम लोग जो, मैं पंचायत जनाधिकार मंच का संस्थापक संयोजक हूँ, पंचायत जनाधिकार मंच के लोग, हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ दूसरे सामाजिक संगठन हैं, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के वहाँ पर जो रास्ता है, भवन है, उसकी झाड़ियाँ काटने का काम करेंगे, वहाँ पर साफ सफाई का काम करेंगे और इस अभियान को 1 महीने चलाएंगे। और उसके साथ उस स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं, अनुमन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है उसको भी जान करके सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। और आप एक योजना को जब जारी करेंगे तो जिन गाँव में कनेक्टिविटी होगी, जिन गांव में इंटरनेट कनेक्शन होगा, उन गांव के लड़के तो वहाँ पर उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या हम ये माने कि राज्य के अंदर कनेक्टिविटी 100% गाँव में है? अभी 2 दिन पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों से वेबिनार के माध्यम से बातचीत करने की शुरुआत की। तो आपको जानकारी होगी कि 47 मिनट तक मुख्यमंत्री बोले, और उसके बाद जब प्रधानों के बोलने का नंबर आया तो कनेक्टिविटी खराब होने के कारण प्रधान लोग अपने सवाल मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रख पाए। ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जब राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति के वेबिनार में कनेक्टिविटी फेल हो रही है, और ऐसे में सैकड़ों गांव उत्तराखंड में गिना सकता हूँ, 16,000 के लगभग हमारे राज्य में गाँव हैं, जिनमें से 2-3-4 हज़ार गाँव तो ऐसे होंगे जिनमें कनेक्टिविटी नहीं है।
तो जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ का प्रवासी बेरोजगार अपना आवेदन कैसे करेगा? इससे पहले इनको 2-3 काम करने चाहिए। मैंने पहली बात कही थी कि मोटिवेट करना चाहिए, दूसरी बात कही थी कि योजनाओं की जानकारी के मामले में एजुकेट करना चाहिए, तीसरी बात है कि जिन स्वरोजगार के जिन कामों में प्रशिक्षण की ज़रूरत है, अगर कोई मुर्गी फार्म खोलेगा तो उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मौन पालन का काम करेगा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, फूलों की खेती करेगा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मशरूम का करेगा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो तीसरा काम है प्रशिक्षण का। तो तब हम एक आदमी को स्वरोजगार के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी तैयार करें, पहली बात। दूसरी बात, अब आई ऋण की बात जो आपने कही, तो ऋण का जो सवाल है, मैंने एक बात कही थी कि आदमी किसी काम को शुरू करने से पहले अपने संसाधन देख ले। अगर मैं पशुपालन में भैंस पालन करके दूध बेचना चाहता हूँ, तो एक भैंस अगर मेरी है तो एक भैंस के लिए अगर गवर्नमेंट मुझे ऋण देती है तो मेरा कारोबार डबल होगा और मैं उस ऋण को लौटाने के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने की स्थिति में भी आऊँगा, और उसको हम 5-7 लोगों के बीच में कोऑपरेटिव के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस ढंग का जब तक सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका कि मार्केट अभी नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ उत्तराखंड में पर्यटन के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन हम 1 साल तक पर्यटन के माध्यम से रोजगार की बात करने की स्थिति में नहीं। तो दूसरे जो काम है, बकरी पालन में मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुर्गी पालन में मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मशरूम वाले में पड़ेगी, फूलों की खेती में मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जी वाले में मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन जिन चीज़ों में, और उसके अलावा जो अदर सेक्टर है, जिन सेक्टर में मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सेक्टर में सरकार को उसके विपणन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को कर्जा स्वीकृत करने के लिए जो शर्त लगाई, उसमें 2 महीने का लॉकडाउन और 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त थी, और उस शर्त पर भारत सरकार ने जब अपनी सहमति दी कि हम बिल्कुल इन शर्तों का पालन करेंगे, तो 29 मार्च को। तो आपने देखा कांग्रेसी नेता ज्योत सिंह बिष्ट, जो पूर्व थौलदार के प्रमुख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बुकलेट लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं। धनोल्टी विधानसभा के प्रत्येक गांव में वो जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये योजना बेहतर अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। ये गांव तक जहां इंटरनेट नहीं है उन लोगों तक बुकलेट के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम तरह की कमियां गिनाई, लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए और ये कहा कि कुछ विरोध के लिए ही सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कमियां सरकार के काम में रह गई हैं उसको धरातल पर उतरकर उन कमियों को दूर कर रहे हैं। तो एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेसी नेता ज्योत सिंह बिष्ट धरातल पर उतर गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि दावेदारी करेंगे 2022 में धनोल्टी विधानसभा से। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है और जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।